नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। पिछली क्लास में अपनों ने प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा रचित दांत निबंध को कंप्लीट किया और आज अपन पढ़ने वाले हैं एक नए निबंधकार को, एक नए समालोचक को। तो कौन है वो और किसको अपन पढ़ने वाले हैं? देखिए, अत्यंत महत्वपूर्ण समालोचक या समालोचना या आलोचना के क्षेत्र में प्रसिद्ध निबंधकार जिन्हें अपन नंद दुलारे वाजपेयी के नाम से बुलाते हैं। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं वाजपेयी जी का परिचय, जिनका पूरा नाम है नंद दुलारे वाजपेयी। एक प्रतिभाशाली बालक जो जहां भी गया वहां पर प्रसिद्धियां लेकर आया, वो बालक की ही कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी है। इनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जाने तो देखिए, इनका जन्म हुआ था 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में हुआ। कहां पर हुआ? तो देखिए, मगरायर गांव कहां पड़ता है? उन्नाव जिले में। उन्नाव कहां पड़ता है? आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में। तो मगरायर, उन्नाव, उत्तर प्रदेश इनकी जन्मस्थली माना जाता है। मृत्यु की यदि देखें तो इनकी मृत्यु कब हुई? 1967 ईस्वी में। 1967 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। किस कारण हुई? हृदयाघात के कारण, जिसे अपन हार्ट अटैक भी बोल सकते हैं। तो हृदयाघात के कारण इनकी मृत्यु हो गई। मात्र 61 वर्ष की जीवन अवस्था थी। इनके पिता का नाम यदि अपन देखें तो इनके पिता का नाम था गोवर्धन राय वाजपेयी। गोवर्धन राय वाजपेयी इनके पिता का नाम था। इनकी माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम था जनक दुलारी। जनक दुलारी किसे कहते हैं? माँ सीता को कहते हैं। तो इनकी माँ भी सीता थी, यानी ये याद रखने का तरीका हो सकता है। तो इनकी माँ का नाम था जनक दुलारी। यहां पर आपको मैंने इनकी माता पिता का नाम क्यों बताया है? इसलिए क्योंकि इनकी जो शिक्षा प्रारंभ या शिक्षा का प्रारंभ कहां पर हुआ? पिता की देखरेख में हुआ। पिता की देखरेख में ही इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। और आपको सुनकर समझकर बहुत हैरानी होगी, हृदय थाम कर सुनिएगा कि पिता ने इन्हें मात्र 7 वर्ष की उम्र में, मात्र 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला 7, मात्र 7 वर्ष की अवस्था में, और एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है संस्कृत में पाणिनि का, कौन सा? अष्टाध्यायी, पूरा का पूरा इन्हें कंठस्थ करवा दिया था। ये होती है प्रतिभा। ये होती है प्रतिभा। आपने सही सुना है, मात्र 7 वर्ष की उम्र में, मात्र 7 वर्ष की उम्र में पिता की देखरेख में इन्होंने पाणिनि कृत अष्टाध्यायी को कंठस्थ कर लिया था। कंठस्थ का मतलब पूरी वर्ड टू वर्ड याद थी इनको। 7 वर्ष की अवस्था में, जिस उम्र में अपन लोग कपड़े पहनना भी नहीं सीखते हैं, उस उम्र में इन्हें पाणिनि का अष्टाध्यायी पूरा याद था। और आपको मैं बता देती हूं कि आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता, जिनका मान लीजिए कि 12वीं तक पढ़ चुका है बच्चा, हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़कर आया है कंपलसरी पेपर, फिर भी उन्हें ये तक पता नहीं होता कि पाणिनि कोई व्याकरणाचार्य रहे हैं संस्कृत के, जिन्होंने अष्टाध्यायी नाम से एक ग्रंथ लिखा था, ये तक नहीं जानते। और यहाँ पर ये 7 वर्ष का बालक इसको कंठस्थ कर लेता है। क्या है अपने पास? छोटी सी उपलब्धि पर बात करना तक लोग बंद कर देते हैं कि हम ये बन गए, हम ये बन गए। अरे पिंजरे के शेरों, तुम ये तो समझ लो कि प्रतिभाएं और उपलब्धियां संसार में भरी पड़ी है,
और हिंदी साहित्य में तो इतने महनीय और इतने महत्वपूर्ण, इतने सम्माननीय लेखक हुए हैं, इतने प्रतिभाशाली कलाकार हुए हैं कि उनका परिचय शायद कोई मन से पढ़ ले तो सुषुप्त आत्मा में भी प्राण आ जाए। ऐसी ऐसी व्यक्तित्व, ऐसी ऐसी हस्तियां बैठी है। तो यहाँ पर जो लोग छोटी सी उपलब्धि पर घमंड करते हैं, अहम, उनकी भी बेचारों की बस की बात नहीं होती, क्योंकि थोथा चना बाजे कना, वो वाली बात होती है। तो यहाँ पर मात्र 7 वर्ष की अवस्था में पाणिनि कृत अष्टाध्यायी, हम बच्चे को बड़े से बड़े कोचिंग सेंटर में भेजना चाहते हैं, भाई उसका बहुत बड़ा नाम है तो उसमें बच्चे को भेजो। अब नाम के लिए कह देते हैं कि भाई उसका बड़ा नाम है, बड़ा नाम मेहनत करके मिलता है, परंतु लोग बाग बड़े, देखिए बड़ा नाम होना मुश्किल है, हम जानते हैं, परंतु उससे भी अधिक मुश्किल है उस बड़े नाम को बनाए रखना। क्योंकि लोग बाग जैसे ही नाम मिल जाता है ना, वैसे ही मेहनत करना बंद कर देते हैं। और हम क्या करते हैं, हम उन्हीं के पीछे दौड़ते रहते हैं। बहुत सी जगह पर इससे संबंधित इतनी विडंबना देखने को मिलती है, हृदय रोता है, पर कुछ कर नहीं पाते क्योंकि भीड़ दौड़ती है। और ये बात याद रखना कि भीड़ जिस रास्ते पर जा रही है, जरूरी नहीं कि वो रास्ता सही हो, अपने रास्ते का स्वयं चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर कोई भी कोचिंग सेंटर में नहीं गया था ये बालक, किसी भी अच्छी पुस्तक के पास नहीं गया था ये बालक, सिर्फ अपने जनक के पास गया था, अपने पिता के पास। और देखिए प्रतिभा, 7 वर्ष की उम्र में, जहां पर बच्चे अष्टाध्यायी नाम तक नहीं पुकार सकते 7 वर्ष की उम्र में, वहां पर इसको ये पूरा का पूरा ग्रंथ याद था। इसको मैं ज्यादा क्यों बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको इस समय इन चीजों की बहुत आवश्यकता है। और इसीलिए मैं यूं कहना चाह रही हूं कि असंभव कुछ भी नहीं। तो आप भी दुनिया में वो सब कर सकते हैं जो और लोग कर सकते हैं, अपने आप की क्षमता को पहचानना है बस। तो यहाँ पर नंद दुलारे वाजपेयी का जीवन काल 1906 से 1967 या 67, जन्म स्थान मगरायर, उन्नाव, उत्तर प्रदेश, मृत्यु हृदयघात के कारण हुई थी, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, परंतु पिता का नाम जरूर याद रखिए, उस पिता का जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया। और हम इस बेटे पर, या पूरी हिंदी इस बेटे पर गर्व कर रही है, उसका सम्मान कर रही है। तो गोवर्धन राय वाजपेयी और उनकी माता का नाम था जनक दुलारी। इन्हें मात्र 7 वर्ष की उम्र में पूरा का पूरा पाणिनि कृत अष्टाध्यायी याद था। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए प्रतिभा जो होती है, कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, पालने में ही पहचाने जाते हैं। तो इनकी प्रतिभा भी है वो यहीं से शुरू हुई और यहीं पर जाकर विराम नहीं लेती। इन्होंने शिक्षा प्राप्त करनी शुरू की। शिक्षा का मतलब नियमित अध्ययन इन्होंने प्रारंभ किया। नियमित अध्ययन प्रारंभ किया तो स्कूल में ये हमेशा अच्छे मार्क्स लेकर आए, कॉलेज में अच्छे मार्क्स लेकर आए, यहां तक कि कॉलेज शिक्षा में तो इन्होंने उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त की थी। कहां से? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। हिंदू विश्वविद्यालय काशी से, यहां से इन्होंने उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त की थी, अर्थात बीए पास किया था। और बीए जब इन्होंने पास किया तो कितने मार्क्स से पास किया था? पूरी यूनिवर्सिटी में ये 4थे स्थान पर थे। ये होती है प्रतिभा। पूरी यूनिवर्सिटी में ये 4थे स्थान पर थे। इनके पिता आर्य समाजी थे, तो आर्य समाज संस्कृत का समर्थन करता है क्योंकि वेदों की ओर लौटो कहता है। तो वो पिता आर्य समाज के समर्थक थे, तो संस्कृत इन्हें बराबर सिखाते थे और इसीलिए इन्हें पाणिनि का अष्टाध्यायी पूरा याद करवाया गया था। साथ साथ पिता का ये अध्ययन बंद नहीं हुआ था, तो इनकी और प्रतिभाएं भी चल रही थी और इनका ज्ञान अर्जन चल रहा था। साथ साथ इन्होंने बीए में 4था स्थान भी प्राप्त किया। अच्छी बात तो ये है कि जिस विश्वविद्यालय में इन्होंने
बीए को चौथे स्थान से पास किया, उसी विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर पद के लिए चयनित हुए। और प्रतिभा या उपलब्धि यहीं जाकर नहीं रुकती, उपलब्धियां ये वहां पर चरम सीमा पर पहुंचती है जब ये विक्रम विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद तक पहुंचे, उप कुलपति पद पर पहुंचे। उप कुलपति का पद शिक्षा में राज्यपाल के बाद सबसे बड़ा पद माना जाता है, और उस पद पर हमारे हिंदी के महनीय कवि पहुंचे थे। तो यहाँ पर अपन बात करें नंदुलारे वाजपेयी की, तो इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी हिंदू विश्वविद्यालय काशी, वहीं पर ये प्रोफेसर भी नियुक्त हुए। साथ साथ इन्होंने पीएचडी तक की उपाधियां प्राप्त की थी, और इन्होंने है वो विक्रम विश्वविद्यालय में उप कुलपति के रूप में या उप कुलपति के पद पर रहते हुए भी अपनी सेवाएं दी थी। उसके बाद अपन बात करते हैं इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की और इनकी कुछ और उपलब्धियों की। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूं कि ये जो महान विद्वान है, ये देखिए ये साहित्यकार थे, ये समालोचक थे, संपादक थे, आलोचक भी दे दिया जाता है कभी कभार, पत्रकार थे, और अपन अंत में बात कर सकते हैं कि ये प्रशासक भी थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी की प्रशासनिक व्यवस्था इनके हाथ में थी। तो अंत में जीवन के अंतिम समय में ये प्रशासक के रूप में भी कार्यरत थे। यहाँ पर इनकी विभिन्न रचनाओं की बात करें तो देखिए इन्होंने है वो ज्यादातर समीक्षा ग्रंथ लिखे या आलोचनाएं की, आलोचना ग्रंथ अधिक लिखे। और यहां पर मैं आपको जब आलोचना की बात आई गई है तो मैं बता देती हूं कि छायावादी साहित्य है या छायावादी युग है, उसके शीर्षस्थ आलोचक थे ये, शीर्षस्थ आलोचक। शीर्षस्थ का मतलब सबसे सिर के ऊपर, सबसे ऊपर या सिर के ऊपर, सबसे ऊपर स्थान इनका आलोचना के क्षेत्र में माना जाता है। और यदि ऐसे देखें कि ये कौन से युग में हुए हैं, तो ये शुक्लोत्तर युग के प्रमुख समालोचक माने जाते हैं, प्रमुख समालोचक। तो पहली बात, ये साहित्यकार थे, आलोचक थे, संपादक थे, साथ साथ पत्रकार भी थे। ये छायावाद युग के शीर्षस्थ आलोचक थे और शुक्लोत्तर युग के प्रमुख समालोचक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। शुक्लोत्तर का मतलब है कि शुक्ल के बाद। देखिए आचार्य शुक्ल का स्थान साहित्य में उत्कृष्ट माना जाता है, परंतु साहित्य में शुक्ल जी की प्रमुख कमी या शुक्ल जी की एकमात्र छोटी सी गलती ये रही कि वो छायावाद को अपनी आलोचनाओं में स्थान नहीं दे पाए थे, छायावाद की समीक्षा नहीं कर पाए थे। और उस कमी को पूरा किसने किया? उस कमी को पूरा किया नंद दुलारे वाजपेयी ने। इन्होंने इस कमी को पूरा ही नहीं किया, बल्कि छायावाद जो युग है, छायावाद युग, उसकी प्रतिष्ठा या उसको प्रतिस्थापित करने में ये अग्रणी लेखक माने गए। देखिए एक युग ऐसा था जब छायावाद की आलोचना ही आलोचना होती थी, वहां पर इन्होंने छायावाद का सूक्ष्म विश्लेषण किया और सूक्ष्म विश्लेषण करके और छायावाद की प्रमुख गुणों या छायावाद की प्रमुख विशेषताओं को इन्होंने लोगों के सामने रखा, कवियों के समक्ष रखा, और छायावाद की जो प्रतिष्ठा है वो ये लेकर आए थे। इसलिए भी इनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इतना ही नहीं, इन्होंने छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन माने जाते हैं? हम जानते हैं कि छायावादी प्रमुख जो साहित्यकार या प्रमुख कवि है वो प्रसाद पंत निराला है, प्रसाद पंत निराला है। तो इन्होंने छायावाद युग को
छायावाद युग को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया ही दिया, साथ ही साथ इन तीनों महनीय लेखकों को भी वृहद त्रयी के रूप में प्रतिष्ठापित किया। वृहद त्रयी यानी तीन लोग जिनका एक युग में वृहद योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है, अविस्मरणीय योगदान है, इस रूप में इन्होंने ही इन्हें प्रतिष्ठापित किया था। और तो इस चीज का यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत सी बातें यहाँ पर नंद दुलारे वाजपेयी जी की क्लियर हो रही है। आप ये चीज छोड़ भी दो कि साहित्यकार, समालोचक, संपादक, पत्रकार थे, परंतु ये चीज हमेशा याद रखना कि छायावाद युग के शीर्षस्थ आलोचक थे और इन्होंने ही छायावाद की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था। और शुक्लोत्तर युग के प्रमुख समालोचक कहे जाते हैं आलोचना के क्षेत्र में। यदि युग बताए ना, देखिए निबंध हो, उपन्यास हो, उनमें भी अलग अलग युग होते हैं। जैसे निबंध विधा में सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिस कवि का योगदान होता है तो उसके नाम से ही किया जाता है। जैसे उपन्यास में प्रेमचंद युग, पूर्व प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, इस प्रकार से युग माने जाते हैं। किस आधार पर? उद्भव एवं विकास। तो उसी प्रकार से आलोचना की उत्पत्ति और विकास में शुक्ल जी का महत्वपूर्ण योगदान है। तो शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग दो युग माने जाते हैं। युग बहुत से हैं परंतु महत्वपूर्ण दो युग है, उनमें शुक्लोत्तर युग के ये प्रमुख समालोचक माने जाते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहाँ पर। यदि आपसे कोई पूछ ले कि भाई छायावाद की वृहद त्रयी कौन है? प्रसाद पंत निराला। और चार स्तंभ कौन है? प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा। और इनको वृहद त्रयी कहा किसने था? तो वाजपेयी जी ने कहा था। अब अपन बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं की। देखिए यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि इनकी जो भी रचनाएं हैं वो ऐसे नहीं है कि इनकी व्यवस्थित रचनाएं थी, पुस्तकें थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने क्या किया, एक कवि से संबंधित विभिन्न लेख लिखे। जैसे जो इनको समझ में आया, जैसे महाकवि सूरदास जी है तो सूरदास जी के बारे में इन्होंने बहुत से लेख प्रकाशित करवाए, तो बाद में फिर उनको सम्मिलित करवा के एक पुस्तक निकलवा दी। प्रसाद जी के बारे में लिखा तो प्रसाद जी के रूप में इनकी या प्रसाद जी के जितने भी लेख थे उनको मिलाकर एक पुस्तक प्रकाशित करवा दी। तो इस प्रकार से इनकी रचनाएं मिलती है। इनकी प्रमुख रचनाओं की यदि बात करें तो अभी मैंने बताया कि महाकवि सूरदास इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण समीक्षा मानी जाती है। और इसके साथ साथ जयशंकर प्रसाद पर भी इन्होंने समीक्षा लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी, तो वो भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कवि निराला पर लिखी थी तो ये भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कवि सुमित्रा नंदन पंत पर लिखी थी तो सुमित्रा नंदन पंत भी इनकी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इसके साथ साथ साहित्य इतिहास ग्रंथ भी इनके द्वारा लिखा गया था जिसका नाम था हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। ये इनकी महत्वपूर्ण साहित्य इतिहास रचना मानी जाती है। और इसके साथ साथ इन्होंने एक और ग्रंथ लिखा था, नए प्रश्न। ये इनकी सबसे प्रमुख समीक्षा मानी जाती है। सर्वाधिक प्रमुख समीक्षा इनकी कौन सी मानी जाती है? नए साहित्य, नए प्रश्न। इसके साथ यदि अपन इनकी और रचनाओं की बात करें तो देखिए जो इनका एक ग्रंथ माना जाता है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। ये इनकी पहली रचना मानी जाती है या प्रथम आलोचना मानी जाती है, इसलिए ये महत्वपूर्ण रचना हो सकती है। इसके साथ साथ इन्होंने प्रेमचंद जी पर भी एक पुस्तक लिखी थी। प्रेमचंद एक साहित्यिक विवेचन।
ये रचना इनकी मानी जाती है। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए। पहली बात तो आपको मैं बता देती हूँ कि सूरदास जी भक्ति काल के कवि थे, तो इन्होंने भक्ति काल में सूरदास जी एक पर ही लिखा है, तो महाकवि सूरदास हो गया। और छायावाद के ये प्रमुख आलोचक थे, तो छायावाद के जो तीनों कवि है तीनों पर इन्होंने लिखा, जयशंकर प्रसाद, कवि निराला, कवि सुमित्रानंदन पद, ये इनकी रचनाओं का नाम है। तो यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ पे कवि लिख दोगे आप, ये शीर्षक जैसे होते हैं वैसे ही आएंगे, ठीक है। महाकवि सूरदास, जयशंकर प्रसाद, कवि निराला, सुमित्रानंदन पंत, ये चारों इस तरीके से याद हो जाएंगे। साहित्य इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, नए साहित्य नए प्रश्न सबसे प्रमुख समीक्षा है। प्रेमचंद जी पर भी लिखा है कि एक साहित्यिक विवेचन प्रेमचंद जी का इन्होंने किया था। साथ साथ हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी इनकी पहली आलोचना मानी जाती है। संपादक के रूप में यदि इनका योगदान देखें तो देखिए, इन्होंने नागरी प्रचारिणी सभा, नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा या काशी के माध्यम से लिखें तो अच्छा रहेगा, काशी के माध्यम से महाकवि सूरदास का प्रकाशन या संपादन कह सकते हैं, इन्होंने संपादन कार्य किया। इसके साथ साथ यदि अपन और बात करें तो गीता प्रेस जो है, गीता प्रेस हिंदी साहित्य की इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहता है इस प्रेस का। ये हिंदी की प्रमुख रचनाएं जो नई नई होती है वो इसमें प्रकाशित होती है, जो उत्कृष्ट रचनाएं होती है कहाँ पर है, गोरखपुर में है। तो इसके माध्यम से, इसके भी ये काफी समय तक संपादक रहे थे और इसके माध्यम से इन्होंने रामचरितमानस का संपादन किया था। रामचरितमानस का संपादन इन्होंने इसके माध्यम से किया था। दोनों ही बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक तो नागरी प्रचारिणी सभा काशी के माध्यम से महाकवि सूरदास का संपादन, यानी सूरदास से संबंधित विभिन्न लेखों का प्रकाशन ये इसके माध्यम से करते थे। और बाद में जब गीता प्रेस में चले गए थे तब वहां से रामचरितमानस में या रामचरितमानस के समीक्षा जो ग्रंथ है या समीक्षात्मक जो लेख है वो इन्होंने यहाँ से प्रकाशित करवाए थे। तो ये है वाजपेयी जी का प्रमुख परिचय, प्रमुख रचनाएं, इनके जीवन से संबंधित बात की, इनकी रचनाओं से संबंधित बात की। फिर भी यदि आपसे पूछ लिया जाए भैया हम नंद दुलारे वाजपेयी को एक साथ पढ़ना चाहते हैं, कहाँ पढ़ सकते हैं, तो देखिए नंद दुलारे वाजपेयी रचनावली में इनकी सभी रचनाओं का संकलन किया गया है। इसके कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? 8 भाग इसके प्रकाशित हो चुके हैं। और ये जो नंद दुलारे वाजपेयी रचनावली है, इसकी 8 पुस्तकें हैं, उनमें इनका लिखा हुआ पूरा का पूरा मैटर मिल जाएगा। पूरी के सभी लेख, सभी समीक्षात्मक ग्रंथ, सभी आलोचनात्मक ग्रंथ सारे के सारे उसमें मिल जाएंगे इन 8 भागों में। ये संपादन किसने किया है, इसके संपादक कौन है? यदि संपादक की बात करें तो ब्रज बिहारी सिंह इसके संपादक माने जाते हैं। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात कि वाजपेयी जी की समस्त रचनाएं किस में संकलित है, तो नंद दुलारे वाजपेयी रचनावली में संकलित है। कितने भागों में प्रकाशित है? 8 भागों में प्रकाशित है। तो ये थे हमारे नंद दुलारे वाजपेयी जी, एक प्रतिभाशाली महान लेखक, आलोचक, साहित्यकार, क्या क्या कहें, शब्द ही कम पड़ जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रतिभा का अंदाजा यहीं से लगा लिया जाता है कि 7 वर्ष की उम्र में पाणिनिकृत अष्टाध्यायी, जिसका नाम तक बालक लेने में सक्षम नहीं होता 7 वर्ष में, उस समय उन्होंने पूरी पुस्तक को ही कंठस्थ कर लिया था। तो इतना परिचय ही इनका या इनकी प्रतिभा के आंकलन के लिए काफी है। तो आगे अपन पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में इनके द्वारा रचित प्रमुख निबंध। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।